हम सब ने वास्को डी गामा, कोलंबस इन सब के नाम सुने हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इनसे बहुत पहले एक और यूरोपियन यात्री भारत आया था और उसने उस भारत को देखा जो अपनी पूरी शानो शौकत पर था, अपनी मध्ययुगीन महिमा के शिखर पर। आज की कहानी एक ऐसे ही गुमनाम खोजकर्ता की है, जिसकी आंखों से हम उस भारत को देखेंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो सा गया है। तो सवाल ये उठता है कि उस एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से पहले यूरोप जानता क्या था भारत के बारे में। मतलब उनके लिए भारत क्या था? क्या सिर्फ मसालों, सोने और अजीबो-गरीब कहानियों वाली कोई जादुई जमीन थी, या कुछ और भी था? असल में उनके पास सिर्फ कहानियां नहीं थी। उनके पास एक, कह सकते हैं, एक जीता जागता सबूत था। एक आदमी जिसकी वजह से यूरोप के लिए भारत सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बना। और उस आदमी का नाम था निकोलो दे कॉन्टी। एक ऐसा नाम जो आज शायद ही किसी को याद हो। तो ये निकोलो दे कोंटी थे कौन? देखिए, वो वेनिस से थे, एक व्यापारी। पर उनका दिल सिर्फ सौदेबाजी में नहीं लगता था। उनका असली जुनून था घूमना, दुनिया देखना और अलग-अलग संस्कृतियों को, लोगों को समझना। उनका मकसद जमीन जीतना नहीं, बल्कि दुनिया को जानना था। और जब मैं यात्रा की बात कर रहा हूं, तो ये कोई छोटी-मोटी यात्रा नहीं थी। कुछ हफ्ते या महीने नहीं, पूरे 25 साल। सोच कर देखिए, 25 साल तक घर से दूर, वो भी 15वीं सदी में, जब ना हवाई जहाज थे, ना कोई जीपीएस। ये तो सच में कमाल की बात है। तो फिर सवाल उठता है, भाई किया कैसे उन्होंने ये सब? उनकी स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल और बहुत असरदार थी। सबसे पहले उन्होंने लोकल भाषाएं सीखीं, अरबी और फारसी। फिर उन्होंने वहाँ के रीति रिवाजों को अपनाया, यहाँ तक कि एक मुस्लिम व्यापारी की तरह कपड़े भी पहने। मतलब उन्होंने घुलने मिलने की कोशिश की, अलग दिखने की नहीं। और यही वो वजह थी कि वो उन जगहों तक पहुंच पाए जहां कोई और यूरोपियन पहुंचने का सोच भी नहीं सकता था। तो जब निकोलो भारत पहुंचे, यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। उन्होंने जो भारत देखा, वो किसी परी कथा वाला देश नहीं था। नहीं, वो एक जीता जागता, हलचल से भरा, ताकतवर साम्राज्यों वाला देश था। उनका पहला स्टॉप था गुजरात में कैम्बे, जिसे आज हम खंभात कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं था, ये उस समय का, कह सकते हैं, एक इंटरनेशनल हब था। निकोलो ने बताया कि ये शहर दौलत से, लोगों की भीड़ से और पूरी दुनिया से आए व्यापारियों की गहमा गहमी से भरा रहता था। एक जिंदा दिल शहर। पर निकोलो सिर्फ बंदरगाहों पर रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वो किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो भारत के अंदरूनी हिस्सों में गए। सिर्फ कोस्टल एरिया नहीं, बल्कि देश के दिल तक पहुंचे। और अंदर उन्होंने जो देखा, वो तो हैरान कर देने वाला था। वो पहुंचे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा कि ये शहर उस समय के रोम से भी बड़ा था। जरा सोचिए, एक यूरोपियन कह रहा है कि भारत का एक शहर उनके सबसे महान शहर रोम से भी विशाल है। ये बात यूरोप के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उन्होंने विजयनगर के बारे में काफी कुछ लिखा कि कैसे बाजार सोने, चांदी, जवाहरात से भरे रहते थे। राजा बहुत ज्यादा अमीर और ताकतवर था। एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन एकदम टॉप क्लास था। और सबसे बड़ी बात, आम लोग भी खुशहाल थे। ये एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर थी जो हर तरह से संपन्न और विकसित थी। पर निकोलो की खासियत ये थी कि उनकी नज़र सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों और बाजारों पर ही नहीं थी। उन्होंने लोगों को देखा, समाज को समझने की कोशिश की। वो सिर्फ एक टूरिस्ट नहीं थे, वो कल्चर को गहराई से जानने वाले एक ऑब्जर्वर थे। और उनका ऑब्जर्वेशन का लेवल देखिए। उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था को नोट किया, शादी ब्याह के तौर तरीकों को समझा। उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ के कारीगर कितने कमाल के हैं, चाहे वो कपड़ा हो, मेटल का काम हो या फिर आर्किटेक्चर। और हाँ, उन्होंने भारत की धार्मिक विविधता को भी महसूस किया। हिंदू, मुस्लिम, जैन, यहाँ तक कि ईसाई, सब उन्हें वहाँ मिले। फिर एक बड़ी दिलचस्प बात हुई जो दिखाती है कि वो चीज़ों को कितना गहरा देखते थे। उन्होंने तेलुगु भाषा सुनी और उन्हें लगा, यार ये तो सुनने में मेरी अपनी भाषा इटालियन जैसी है, क्योंकि तेलुगु के ज़्यादातर शब्द भी वॉवेल साउंड पर ख़त्म होते हैं, ठीक इटालियन की तरह। और उन्होंने उसे नाम दिया द इटालियन ऑफ द ईस्ट, यानी पूरब की इतालवी। कमाल है ना? ये दिखाता है कि वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो सुन भी रहे थे, महसूस कर रहे थे। और उनकी खोज यहीं ख़त्म नहीं हुई।
उन्होंने एक और चौंकाने वाली चीज देखी। वो आज के चेन्नई के पास सेंट थॉमस की मजार पर गए। ये यूरोप के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इससे ये साबित हो रहा था कि भारत में ईसाई धर्म की मौजूदगी कितनी पुरानी और गहरी है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। 25 साल बाद जब निकोलो वापस अपने घर इटली पहुंचे तो क्या हुआ, उनकी कहानी का असर क्या हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक एडवेंचर की कहानी बनकर नहीं रह गई, इसने यूरोप का भारत को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वापस पहुंचने पर उनकी इस कमाल की कहानी को सीधे पोप के सामने सुनाया गया और एक स्कॉलर ने उनकी पूरी यात्रा का ब्यौरा लिख लिया। और बस इस तरह एक घुमक्कड़ की यादें इतिहास का एक बेहद कीमती दस्तावेज बन गई। पर ये इतना जरूरी क्यों था? आखिर क्या खास था इसमें? सबसे पहली बात, ये उस भारत की कहानी थी जिस पर कॉलोनियलिज्म का साया नहीं पड़ा था। ये एक आज़ाद और ताकतवर भारत का सच्चा ब्यौरा था, बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि जैसा था वैसा। इसने यूरोप को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत कोई मिथक नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड सिविलाइजेशन है। तो लब्बो-लुबाब ये है कि निकोलो की बातों ने ये साबित कर दिया कि भारत कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं था, बल्कि वो एक अमीर, ऑर्गेनाइज्ड और कल्चर के लिहाज से बहुत आगे बढ़ी हुई सभ्यता थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस समय के ग्लोबल ट्रेड का सेंटर पॉइंट था। निकोलो दे कॉन्टी वो कोई हमलावर नहीं थे, ना ही कोई धर्म प्रचारक। वो बस एक यात्री थे जिन्होंने दुनिया को सुना, देखा और सीखा। उनकी कहानी साम्राज्यों के आने से पहले के यूरोप और भारत के बीच एक पुल की तरह है और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर इतिहास विजेताओं ने नहीं बल्कि निकोलो जैसे यात्रियों ने लिखा होता, जिन्होंने सिर्फ देखा और सीखा, तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती।